नमस्कार दोस्तों। आज जो बीपीएससी की परीक्षा आयोजित हुई है उसमें से सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन 2 पार्ट में ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो जिनको भी एक्सप्लेनेशन जानने हैं सामान्य अध्ययन के जनरल स्टडीज के क्वेश्चन को, आंसर की को, तो उस वीडियो को आप डेफिनेटली देखिएगा। मैं यहाँ पर मैथ्स के जो 10 क्वेश्चन आए हैं उनका एक्सप्लेनेशन, आंसर की यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। ठीक है, मैं जो प्रश्न पत्र यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा वो है मेरा सेट डी। अपने अपने प्रश्न पत्रों के सेट के हिसाब से आप प्रश्नों का मिलान करके एक्सप्लेनेशन देखिएगा। प्रश्न को मैं पढ़ूंगा, उससे आप अपना प्रश्नों के मिलान को कर लीजिएगा। सेट डी में प्रश्न, मैथ्स के प्रश्न की शुरुआत प्रश्न क्रमांक 81 से हुई है। तो चलिए मैं पढ़ना शुरू करता हूं। पहला प्रश्न इसमें था, एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में, 29 फुटबॉल टीम में, अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं और 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? ये पहला प्रश्न है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सा प्रश्न है। अपने सेट के हिसाब से मिला लीजिए और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। चलिए, सेट थ्योरी का प्रश्न है। 3 चीजें दी हुई है, एक फुटबॉल, बास्केटबॉल और एक हॉकी। तो इसमें हम वेन डायग्राम से अगर बनाए, गोला करके अगर बनाए तो ये हमारे लिए ईजी हो जाता है। जैसे देखिए यहां पर इस प्रश्न का मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। सेट डी के लिए पहला आपका प्रश्न है ये, मतलब प्रश्न क्रमांक 81 है ये। खैर अलग अलग सेट में अलग अलग ऑर्डर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न समझिएगा कौन सा है। तो देखिए यहां पर आपको इस तरीके से 3 सर्कल बना लेने होते हैं। ठीक है, यहां पर आपको 3 सर्कल यहां से यहां पर बना लेने होते हैं। एक दिया है बास्केटबॉल का तो लिख दिया बास्केटबॉल, एक दिया है फुटबॉल का तो लिख दिया फुटबॉल, एक दिया है हॉकी का तो लिख दिया हॉकी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि अंक, यहां पर जितने भी भाग दिख रहे हैं सर्कल के, जैसे ये एक भाग हो गया, तो देखिए मेरे पहली बात ये जो सर्कल है ये क्या कह रहा, बास्केटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या को मान रहे हैं। ये जो पूरा सर्कल है ये उन विद्यार्थियों को शो कर रहा है जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, केवल नहीं माफ कीजिए टोटल फुटबॉल खेलते हैं। और ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये उन विद्यार्थियों को शो कर रहा है या उन प्लेयर्स को शो कर रहा है जो हॉकी खेलते हैं। क्लियर है, सभी का अपना अपना यहां पर सर्कल है। दूसरी बात यह है कि कोई अगर बास्केटबॉल खेलता है तो वो फुटबॉल भी खेल सकता है, हॉकी भी खेल सकता है। ठीक है, तो यहां पर हर एक जो सेक्शन दिख रहा है वो अलग अलग लोगों को शो कर रहा है कि कोई केवल फुटबॉल खेलता है, केवल हॉकी खेलता है, या दोनों खेलता है, या तीनों खेलते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं अगर इस क्षेत्र की बात करूं, सब क्षेत्रों को मैं अलग अलग यहां पर पहले नाम दे देता हूं। जैसे इसको मैंने नाम दे दिया ए, ठीक है, ABCD कर रहा हूं। इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको दे दिया डी, ई, एफ और ये जी। सारे जो खंड बने हुए हैं सर्कल के अंदर सबको अलग नाम दे दिया। इस तरीके से ये बनता है। तो ए किसको शो कर रहा है? ए उन लोगों को शो कर रहा है जो केवल बास्केटबॉल खेलते हैं। बी किसको शो कर रहा है? बी शो कर रहा है केवल 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 बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलने वालों को। ई क्या शो कर रहा है? देखिए तीनों सर्कल जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो सेक्शन ई है, तो तीनों खेल खेलने वाले यहां पर आएंगे। सी क्या शो कर रहा है? केवल फुटबॉल खेलने वाले। जी क्या शो कर रहा है? केवल हॉकी खेलने वाले। क्लियर? और डी, तो डी देखिए किसका किसका इंटरसेक्शन है, ये वाले सर्कल का और ये वाले सेक्शन का, सर्कल का। तो डी मतलब ये है जो केवल बास्केटबॉल और हॉकी खेलते हैं। सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि यहां पर सबसे पहले किसका मान दिया हुआ है? ई का मान दिया हुआ है। कितना है? जो तीनों खेल खेलते हैं। तीनों खेल खेलने वाले यहां पर 8 लोग हैं। ये हमने कर दिया ई का मान 8, क्योंकि ये वाले सर्कल से शो कर रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से वेन डायग्राम बनाते हुए हमको बड़े आसानी से पता चल जाएगा। अब कौन कितना खेल खेलता है वो भी हम बात कर लेते हैं। देखिए 21 बास्केटबॉल टीम में, 21 बास्केटबॉल टीम में कुल मिलाकर जिसमें बास्केटबॉल के साथ अन्य खेल खेलने वाले भी शामिल है, ये चीज समझिएगा। फुटबॉल वाले कितने हैं तो देख लेते हैं। फुटबॉल वाले हैं यहां पर 29 और हॉकी वाले हैं यहां पर 26। ठीक है, इतने प्लेयर टीम में है। क्लियर? ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब दो खेल का कॉम्बिनेशन के रूप में दिया हुआ है। जैसे देखें यहां पर दिया हुआ 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 14 लोग। तो हॉकी और बास्केटबॉल मतलब जहां पर हॉकी वाला सर्कल और बास्केटबॉल वाला सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर हमारा वो हो जाएगा। तो देखिए ये बास्केटबॉल है और ये हॉकी है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला ये चीज। तो देखिए डी प्लस ई है जो बास्केटबॉल प्लस हॉकी खेलते हैं। ये वाला सेक्शन डी और ई मिलाकर वो सेक्शन है जिसमें उन लोगों को शामिल किया जा रहा है जो बास्केटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। क्लियर है? तो ये आपका कुल 14 है, हॉकी और बास्केटबॉल। क्लियर है? बास्केटबॉल और हॉकी। ठीक,
तो यहां पर हमको क्या कर देना है, डी और ई बराबर कर देना है 14। वैसे ही अन्य प्रश्नों के तौर पे अन्य गिवन डेटा के रूप में दिया है 12 ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल और बास्केटबॉल, माफ कीजिए, फुटबॉल और बास्केटबॉल। तो देखिए ये फुटबॉल ये बास्केटबॉल, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब दोनों खेल खेलने वाले कितने हैं, बी और ई मिलाकर। तो बी प्लस ई दे दिया गया है कितना, 12, प्रश्न में दिया है 12। ठीक है, वैसे ही बात कर लेते हैं, चलिए अगला, दो दो खेल का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। हॉकी और फुटबॉल वाले दिए हैं 15, तो हॉकी ये है और ये फुटबॉल है, तो ये फुटबॉल और ये हॉकी का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, समझिएगा। तो ई प्लस एफ मिलाकर दिया हुआ है 15। क्लियर है। तो यहां पर पूछ दिया है कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं। अब समझना है कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल केवल, ये देखिए ये फुटबॉल का सर्कल है, इसमें बी मतलब किसी और खेल में शामिल है, ई ऐसे लोग हैं जो तीनों खेल खेलते हैं, एफ ऐसा व्यक्ति है जो हॉकी भी खेलता है, लेकिन वो नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलने वाला, मतलब ये वाला क्षेत्र, मतलब सी का मान हमको चाहिए, यहां पर से सी का मान चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो सी का मान कैसे मिलेगा, पहले आप एक काम करिए, यहां पर से ई का मान रख कर डी का मान निकल आएगा। ई का मान आप क्या रखेंगे, 8, मतलब 8 ऐसे लोग जो तीनों खेल खेलते हैं, यहां पर आप रख दीजिए, इक्वेशन मिल रहा है, डी का मान आ जाएगा कितना, डी का मान आ जाएगा 6, 14 में से 8 गया। ठीक है, वैसे ही यहां से बी का मान आप आ जाएगा 4, क्योंकि ई का मान यहां पर से भी रख दिया आपने। यहां पर से एफ का मान आ जाएगा, जब आप 8 में से माइनस करेंगे, 15 में से माइनस करेंगे, एफ का मान आ जाएगा 7। ठीक है, इतनी चीजें हमने निकाल ली। अब आपको सी का मान निकालना है, तो देखिए ये फुटबॉल वाले लोग हैं, ये फुटबॉल वाले लोग हैं, तो कुल फुटबॉल खेलने वाले हैं 29, जिसमें से उन लोगों को माइनस कर देना है जो अन्य खेल भी खेलते हैं, जैसे बी को माइनस कर देना है, और बी का मान ऑलरेडी निकला हुआ है 4। ठीक है, और इसमें से ई को भी माइनस करना है जो तीनों खेल खेलने वाले हैं, मतलब 8, और एफ को भी माइनस कर दीजिएगा क्योंकि वो अन्य खेल में शामिल है, मतलब 7। ठीक है, अब सबको जोड़ेंगे, 8 4 12 और 7 19, 29 में से 19 जाएगा तो बचेगा 10। केवल फुटबॉल खेलने वाले 10 लोग हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, इस वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए। क्लियर है एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका ये वाला प्रश्न है जिसमें खेल वाला शामिल था, सेट थ्योरी से बनता है, ये इस तरीके से सर्कल करके बनता है, बहुत ही ईजी होता है। तो इसमें आंसर आपका ए आने वाला है, मतलब 10 ऐसे हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। क्लियर। चलिए मैं अगला प्रश्न यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगला प्रश्न मेरे सेट में दिया हुआ है यहां पर, मोहन 25 दिन में एक काम कर सकता है, ये वाला प्रश्न आप देखिएगा। मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा करता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, दोनों मिलकर 5 दिनों के लिए काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद मोहन काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम को पूरा करने में सोहन को और कितना समय लगेगा, ये वाला जो प्रश्न है। तो इसमें सिंपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, जो क्विक रिवीजन वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। तो देखिए पहले तो जो भी लोग दिए हुए हैं उनके इंडिविजुअल जो काम दिए हुए हैं जितने जितने दिनों में कर सकते हैं उनका आप क्या कर दें, एक एक दिन का कार्य निकाल दें। ठीक है, जैसे देखिए मोहन के बारे में दिया है, तो मोहन के एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/25। ठीक है, साथ में मिलके कौन कार्य कर रहा है, सोहन, और वो 20 दिनों में कर सकता है, तो उसके एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/20। दोनों ने मिलकर 5 दिन श्रम किया, मतलब 5 दिन कार्य किया, और फिर कोई एक छोड़कर चला जाता है, तो 5 दिन तक साथ में काम किया, तो काम का इतना भाग पूरा होगा। काम अभी भी बचा हुआ है तो कर देंगे प्लस, और फिर मोहन काम छोड़कर चला गया, सिर्फ काम करने के लिए सोहन बचा हुआ है, तो सोहन को बचे हुए कार्य को करने के लिए और कितने दिन लगेंगे। तो सोहन का पहले तो देखिए एक दिन का कार्य कितना है, 1/20 है। ठीक है, सोहन 1/20 है, तो 1/20 कर दिया, और कितने दिन लगेंगे नहीं पता, तो x कर दिया, क्योंकि यही तो कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमको पता है एक दिन के काम में हम दिनों का गुणा करते हैं तो हमको काम पूरा होता दिखता है, बराबर 1 कर देते हैं। इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व ऐसे करना है, मैं एक बार सुन लीजिएगा, इसको पहले पूरा हल करके उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, पक्षांतर कर दीजिएगा, 1 से घट जाएगा वो, और फिर x/20 रहेगा बराबर 1 ऋण इसका जो मान आएगा वो, बड़े आसानी से x का मान आ जाएगा, और यहां पर x का मान आ जाएगा 11 दिन। ठीक है, x का मान आ जाएगा यहां पर 11 दिन, और 11 दिन जो है ऑप्शन बी में है।
सॉल्व करके देखिएगा, ऑप्शन बी। तो इस वाले प्रश्न का आंसर होगा बी। क्लियर है? 11 दिन। आगे बढ़े, चलिए मेरे में जो तीसरा प्रश्न है मैथ्स का, उसके बारे में बात करता हूं। मैथ्स का तीसरा प्रश्न मेरे में सेट में जो है, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। शुरुआती समय दिया है 12 बजे का, ठीक है, और 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। कितने अंश? अगला समय दिया है 5:10, ये समय दिया हुआ है। तो इस समय से लेकर इस समय तक आने पर जो घंटे की सुई है कितना अंश घूमेगी, कितना अंश घूमेगी ये बताना है। तो ये क्लॉक वाला टॉपिक है, बहुत ही इजी होता है। पहले तो एक चीज समझिए, जब कोई भी कांटा एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचता है तो 30 अंश कवर करता है। जैसे ये घड़ी है पूरा, ये घड़ी पूरा कुल मिलाकर 360 अंश का होता है, और इसमें कुल 12 भाग होते हैं, जैसे इस तरीके से, ठीक है, 1 2 3 अगर हम बजाय 12 से लेकर, तो कुल 12 भाग होते हैं। तो एक भाग बराबर, एक भाग किसको कह रहे हैं, तो देखिए 12 से एक भाग हो गया, ठीक है, 1 से 2 एक भाग हो गया। तो देखिए ये जो होता है इसको एक भाग कह रहे हैं, मतलब 5 मिनट या 1 घंटे का जो सेक्शन रहता है, मतलब मिनट का कांटा यहां से यहां जाएगा तो 5 मिनट कहलाएगा, जबकि घंटे का कांटा यहां से यहां जाएगा तो 60 मिनट कहलाएगा। देखना पड़ेगा घंटे के कांटे के बारे में बोला है कि मिनट के कांटे के बारे में बोला है। तो सीधा हम यहाँ पर इसको एक भाग कह रहे हैं, मतलब यहां से यहां एक भाग, यहां से यहां एक भाग, ये जो रहता है ना, इसको एक भाग कह रहे हैं। तो एक भाग बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटे 12, क्योंकि कुल 360 अंश, तो 12 भाग है बटे 12, ठीक है। जब आप करेंगे तो 12 तिया 36 और 0 30 अंश होता है, एक भाग का मान 30 अंश होता है। तो जब आप सोचिए, जब घड़ी में 12 बजे हुए हैं, मतलब घंटे का कांटा किसमें है, 12 में है, और जब 5:10 होगा तो घंटे का कांटा किसमें आएगा, आप बोलोगे 5 में आएगा, बिल्कुल सही है। तो कितना भाग कवर किया घंटे ने, घंटे के कांटे ने, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, कुल 5 भाग घंटे के कांटे ने कवर किया हुआ है। तो 5 भाग के हिसाब से कोण कितना हो जाएगा, 5 × 30, क्योंकि 1 भाग बराबर 30, तो 5 भाग बराबर 5 × 30, 150 अंश। लेकिन 10 मिनट एक्स्ट्रा भी तो है, 10 मिनट, मतलब मिनट की सुई 10 मिनट अगर आगे खिसकेगी तो घंटे की सुई कितना अंश आगे बढ़ेगी। तो यहां पर से सीधा सीधा हिसाब यह है कि जब मिनट की सुई पूरा एक चक्कर मारती है, ठीक है, तब घंटे की सुई एक भाग पूरा करती है। जैसे मिनट की सुई यहां से यहां पहुंचेगी, तभी तो घंटे की सुई 1 में पहुंचेगी ना। मतलब जब मिनट की सुई 60 मिनट कवर करती है, मिनट की सुई 60 मिनट कवर करती है, तो घंटे की सुई एक भाग कवर करती है कि नहीं। एक भाग मतलब 3 अंश कवर करती है। तो यहां पर सिंपल चूंकि जबकि हमको लगा देना है क्या, 10 मिनट अतिरिक्त है, तो मतलब 10 मिनट के लिए घंटे की सुई का कोण, घंटे की सुई का या घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी, ठीक है। तो बराबर, तो देखिए जब 60 मिनट में 30 अंश है, 60 मिनट घूमने में मिनट के कांटे को घंटे की सुई 30 अंश कवर करेगी, तो 10 मिनट अगर मिनट का कांटा घूमेगा तो कितना करेगी, सीधा चुक्की जबकि। तो यहां पर से हमको क्या कर देना है, 30 अंश 60 मिनट के लिए है तो बटे 60, ठीक है ना, 60 मिनट के लिए 30 अंश, तो 1 मिनट के लिए वही 30/60 वाली बात हो गई। लेकिन हमको चाहिए कितने के लिए, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो गुणी 10, 30 दूनी और 2 पंचे, 5 अंश अतिरिक्त हो रहा है, ठीक है। 150 अंश तो पहले आ गया था जब वो पूरा 12 से लेकर 5 में आया घंटे का कांटा। 10 मिनट आगे बढ़ने पे घंटे का कांटा और कितना बढ़ेगा, तो आपका अतिरिक्त आ गया 5 अंश, तो ये हो जाएगा 155 अंश आंसर, ठीक है। और 155 अंश जो ऑप्शन था वो था ऑप्शन सी। इस वाले का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए, ये आंसर है आपका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे में, बहुत ही इजी प्रश्न है, देखने से ही बन जाएगा, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये देख लीजिएगा, ये जो घंटे वाली सुई का कितना घूमने पे कितना अंश का कोण कवर करेगा, तो बोला था 155 अंश, ऑप्शन सी दिया हुआ है आंसर के साथ, मैंने आपको बताया। अब देखिए अगला प्रश्न दिया, निम्न में से कौन सी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, निम्न में से कौन सा
प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। प्राकृत संख्या मतलब आपको पता होना चाहिए, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो पूरी तरीके के नंबर दिखते हैं जिसमें कोई भी दशमलव शामिल नहीं होता उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो ऑप्शन के इकाई अंक को देखना है। ठीक है, ऑप्शन के इकाई अंक को देखना है। ऑप्शन ए में इकाई अंक है, पूरे नंबर से मुझे मतलब ही नहीं है, पूरे नंबर से मुझे मतलब ही नहीं है, सिर्फ इकाई अंक को देखना है। ऑप्शन ए के इकाई अंक में 9 है, ऑप्शन बी के इकाई अंक में 2 है, ऑप्शन सी के इकाई अंक में 6 है और ऑप्शन डी के इकाई अंक में 1 है। ठीक है, तो कोई भी संख्या का वर्ग करेंगे ना तो कौन सी संख्या नहीं मिलेगी ये पूछा है, और जिसका वर्ग कर रहे हैं वो प्राकृत संख्या होनी चाहिए, मतलब एक तरीके से पूर्ण संख्या के रूप में दिखाई देनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 मतलब आगे जितना भी जब हम बढ़ते जाते हैं उसका वर्ग करने पे कौन सा पॉसिबल नहीं है ये पूछा है, समझिएगा प्रश्न को। ठीक है, तो एक चीज समझिए, हमको मतलब होता है कभी भी वर्ग करने के लिए इकाई अंक को देखना। जैसे 1 का वर्ग करोगे, जैसे कितना भी बड़ा संख्या हो उसके इकाई अंक में अगर 1 होगा, उसका वर्ग करोगे तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो इकाई अंक में 1 ही होगा। अगर किसी भी बड़ी संख्या के इकाई अंक में 2 है, उसका अगर आप वर्ग करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वर्ग करने के बाद उसके इकाई अंक में 4 होगा। ऐसा करते करते जब आप 9 तक करेंगे तो 9 का वर्ग करने पे क्या आता है 81, मतलब इकाई अंक में 1 प्राप्त होता है। 4 का प्राप्त होता है जब इकाई अंक में 4 हो, क्योंकि 4 चौक 16 6 मिल रहा है और 6 6 36 में भी आपका 6 मिल रहा है। किसी भी संख्या के इकाई अंक में 5 हो, उसका वर्ग करने पे इकाई अंक में 5 ही मिलता है। 8 अगर हो तो इकाई अंक में 4 मिलता है। ठीक है, 8 8 64 करके। ठीक है, तो मतलब किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं ना उसके लिए इकाई अंक को देखनी है। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या जिसको अगर वर्ग करें तो इकाई अंक में 2 मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। क्योंकि 1 से लेकर अगर आप 9 तक भी चेक कर लें तो आप वर्ग करके अगर देखेंगे, वर्ग करना मतलब उसी संख्या से गुणा करना, वर्ग करके देखेंगे तो आपको इकाई अंक में किसी भी स्थिति में 2 नहीं मिल सकता। आप करके देख लीजिए, अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 2 है तो 4 मिलेगा। ठीक है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है 3 है तो 9 मिलेगा, 4 है तो 6 मिलेगा, और 5 है तो 5 मिलेगा, 6 है तो 6 मिलेगा, 7 है तो 9 मिलेगा इकाई अंक, 8 है तो 8 8 64 हो रहा है, 4 मिलेगा इकाई अंक। क्लियर, और 9 है तो इकाई अंक 1 मिलेगा, कभी भी 2 नहीं मिलेगा इकाई अंक में। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। कोई एक प्राकृत संख्या का वर्ग करने पे ये संख्या नहीं आ सकती। कैसे डिसाइड किया? सिर्फ इकाई अंक को देख के, क्योंकि भैया 2 अगर समान संख्या को आप जोड़े गुणा करेंगे ना, वर्ग करेंगे ना, तो ये नहीं मिल सकता आपको, इकाई अंक में 2 नहीं मिल सकता, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये देख के आंसर आ जा रहा था, मतलब ये जो संख्या निम्न में से कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। मतलब ये वर्ग नहीं हो सकता करके मैंने लिखा, मतलब यही आंसर है। ठीक, ऑप्शन बी इस वाले प्रश्न का। और वो जो संख्या है वो क्या है? 1 4 3 6 4 2। ठीक है, ये वो संख्या है जो किसी भी एक प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। 1 4 3 6 4 2। क्लियर दोस्तों? तो ये हो गया कुल 4 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाइएगा, मैच करते जाइएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं जल्द से जल्द आपको एक्सप्लेनेशन की कैसे बनेगा वो भी बता सकूं। चलिए, मेरी तरफ से जो 5वां प्रश्न है उसको मैं लेता हूं। चलिए, उसमें 5वें प्रश्न में मेरे में जो दिया है वो इक्वेशन वाला प्रश्न दिया है, इक्वेशन, और ऐसा है। ठीक है, मेरी तरफ से 5वां प्रश्न जो है सेट डी में, मतलब 85वां प्रश्न है। 217x ये वाला जो प्रश्न होगा उसको मैं मिलान करिएगा। धन 131y, धन 131y बराबर 913। ठीक है, और 131x धन 217y बराबर 827। अगर ऐसा हो तो आपको x और y का मान निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो ये रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, और इस लीनियर इक्वेशन को हमेशा प्लस या माइनस करके ही x और y के मान निकाले जाते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर अब संख्याएं बड़ी है, मतलब ये जो दी हुई है x के सामने और y के सामने ये बड़ी है, तो इसको कैसे करेंगे? तो जब कभी भी बड़ी संख्या दे तो उसको आप कम कर सकते हो। पहले आप क्या कर देना कि ये दोनों समीकरण जो है, समीकरण 1 और 2 इसको घटा देना, समीकरण 1 और 2 इसको आप घटा देना दोस्तों। ठीक है, तो जब आप घटाओगे तो यहां पर मिलेगा 86x, यहां पर मिलेगा ऋण 86y। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसको इससे घटा रहे हो। ठीक है, कम को ज्यादा से घटा रहे हो,
तो यहां पर ऋण आ जाएगा, ऋण 86y। और 913 में जब आप 82 घटाएंगे, माफ कीजिए 82 नहीं है, ये क्या है 827, ठीक है, तो भी 86 आपको मिलेगा। क्लियर है? ये आपका ऐसे बनेगा ये वाला प्रश्न। तो देखिए अब यहां पर से क्या हो जाएगा, यहां से फायदा ये हो जाएगा कि आप 86 अगर कॉमन करेंगे तो x ऋण y बराबर 86, तो 86 कट गया, मिल गया x ऋण y बराबर 1। ठीक, अब ये समीकरण 3 मिल गया, तो एक इक्वेशन तो कम से कम हमारा छोटा हो गया कि नहीं हो गया। अब आप क्या कर लीजिए, किसी भी एक इक्वेशन के साथ कॉम्बिनेशन बना लीजिए, जैसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1 में तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, उसको तो ऐसे ही लिख देना, 217x धन 131y बराबर 913। क्लियर है? और फिर अब देखिए कुछ तो एडजस्टमेंट करना होता है। क्या एडजस्टमेंट करना होता है? या तो x के सामने जो संख्या है उसको बराबर कर दीजिए किसी दूसरे इक्वेशन में, या तो y के सामने जो संख्या है उसको बराबर करने की कोशिश करिए। तो मैं काम करूंगा, यहां पर धन है और यहां पर ऋण है, वो कट जाएगा तब जब y के सामने 131 हो। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 3 गुणित 131 करने वाला हूं और उसको समीकरण 1 में घटा दूंगा। क्लियर? तो क्या होगा, इसको 131 से गुणा करने पे हो जाएगा 131x 131y बराबर 131। तो यहां पर हो जाएगा 131x ऋण 131y बराबर 131। ठीक है, अब कर दीजिए क्या, आप सिंपल समीकरण को जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं, माफ कीजिए जोड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर प्लस और माइनस है। अगर माइनस करोगे यहां पर तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर प्लस है और ये माइनस है, ऑलरेडी प्लस और माइनस के फॉर्म में दिया है, तो इक्वेशन को दोनों को जोड़ेंगे, माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ के देखिए, ये 7 और 1 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, 348। और यहां पर धन और ऋण 131 और 131 कैंसल, 913 में 131 जोड़ेंगे तो आएगा 4 4 और 10। ठीक, ये इतना। तो x बराबर 1044 बटे 348, ये तीन बार में इसको कैंसिल कर देगा। 348 गुणित 3 करेंगे ना तो वो 1044 आ जाएगा आपका। तो x का मान आ गया यहां पर से 3, x का मान आ गया 3, और x का मान अगर 3 आ गया तो समीकरण 3 में जब आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर, y इधर चला गया, x बराबर 3 है तो 1 आके माइनस हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2। तो x का मान 3, y का मान 2, ये हो जाएगा आंसर। और इस हिसाब से जो ये ऑप्शन है, ये है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस वाले प्रश्न का ये आंसर है आपका। ठीक है, वेरीफाई कर लीजिए इसको। क्लियर दोस्तों? ठीक है, क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 86वां प्रश्न है, आंकिक प्रश्न था, बहुत ही ज्यादा इजी था। ठीक है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं यहां पर बता देता हूं आपको। आंकिक प्रश्न ऐसा है कि 598 धन 479 का वर्ग, ये वाला जो प्रश्न था इसको मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं आपके सामने। बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि इस वाले केस में हमको सिंपल फॉर्मूले ध्यान में रखने पड़ते हैं, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, माफ कीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, या a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये सारे फॉर्मूले अगर आपको ध्यान में, जो काफी बेसिक है, उससे ये प्रश्न हल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसमें करना क्या है, बहुत ही इजी है ये। जैसे देखिए 598 में समझ गए होंगे आप कौन सा किस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं 598 धन 479 का वर्ग ऋण 598 ऋण 579 का वर्ग। ठीक है, ये इसकी बात हो रही है, बटे 598 गुणित 479, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, सिंपल प्रश्न है। अब इसको कैसे डील करना है, तो देखिए, एक तो यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। अब ये बार बार इतनी बड़ी संख्या आप नहीं लिखना चाहते तो एक काम कर लीजिए, इसको मान लीजिए a बराबर 598 और b बराबर 479, इसको ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न किस में तब्दील हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस
a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन a इंटू बी। इस रूप में परिवर्तित हो गया प्रश्न, क्योंकि बार बार उतने अंक लिखने नहीं है, एग्जाम में टाइम सेव कर रहा है दोस्तों आपको। क्लियर है क्या? ए बी मैंने मान लिया, तो अब एक काम कर सकते हो, इसका एक्सपांशन कर दो, a प्लस बी होल स्क्वायर का और a माइनस बी होल स्क्वायर का, जो भी कटता है काट दो, सिंपल। और यहां पर a बाई बी जैसे देखते हैं क्या कैंसिल होता है। तो देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और यहां पर ऋण है ब्रैकेट के अंदर, तो देखिएगा ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? यहां पर ये हो जाता है, और नीचे a इंटू बी दिया हुआ है। क्लियर है? यहां पर अगर करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर, अब देखिए ब्रैकेट ओपन करके माइनस अंदर ले जा रहा हूं मैं, तो माइनस ए स्क्वायर हो गया और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो माइनस और माइनस जाके मिलेंगे तो प्लस हो जाएगा 2ab। क्लियर? तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया कैंसल। ये देखिए प्लस 2ab और प्लस 2ab है, ये हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, और फिलहाल यहां पर नीचे a इंटू बी चल ही रहा है आपका। देखिए 2ab प्लस 2ab हो जाएगा 4ab, और बटे में a इंटू बी, ए बी कैंसल, बचा सिर्फ 4। देखिए कितना इजी है, कितना जल्दी आंसर आया दोस्तों। ठीक है, 4 आंसर आएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ठीक, चलिए अगले प्रश्न को हल करने की कोशिश करूंगा मैं। ऑप्शन नंबर ए इस वाले प्रश्न का देख लीजिएगा, 4 आंसर आया, आंसर भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं। अगला प्रश्न देखेंगे, 87 क्रमांक है प्रश्न का अगला मेरा। एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, 5% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है सालाना। ठीक है, 2 साल बाद क्या हो जाएगी? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जब जनसंख्या वाला प्रश्न आता है, ठीक है, तो जब आपको बाद की जनसंख्या पूछा है तो उसके लिए क्या करना है कि बाद की जनसंख्या बराबर जो भी वर्तमान जनसंख्या दी हुई है, जो है 1,76,400, उसमें आपको कर देना है एक धन, जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, 5/100, क्योंकि 5% है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सिंपल। ठीक है, जो भी आपका दिया रहता है वर्तमान में, जिसको x मान सकते हैं, 1 + r/100 टू द पावर n, मतलब जितने साल दिए हैं वो, ये होता है बाद की आने वाली जनसंख्या। ठीक है, मतलब कितने साल के बाद पूछा है वो। तो यहां पर वर्तमान जनसंख्या एक धन 5/100 की घात n, और n का मान यहां पर 2 दिया है, 2 साल के बाद पूछ लिया है। इसको हल कर लेना है, और हल करने का भी एक तरीका ये होता है कि ये आप कर देंगे इसको एज इट इज, यहां पर ये 20 बार में कैंसिल कर देगा, 20 से कम 20 और धन 1, ठीक है, 21/20, और चूंकि वर्ग है तो 21/20 ये आप ऐसा कर देना, ये 20 से डेफिनेटली कुछ कैंसिल होगा ही होगा, और फिर जितना आएगा उसको 21 और 21 में गुणा कर देना 2 बार, आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो आंसर आपका आएगा इस वाले प्रश्न का, 2 मिनट रुकिए, कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी इसका करके रखा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये कैलकुलेशन करना है, सिंपल कैलकुलेशन करना है दोस्तों, 21 का गुणा 21 के साथ करना, और इधर जो भाग करने से जो आएगा उसका गुणा कर लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए मतलब 194,481, ये आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है ऑब्वियसली, ये आपका आंसर होगा। 2 साल के बाद जनसंख्या इतनी बढ़ेगी। क्लियर? तो ये हो गया 7वां प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका 8वां प्रश्न, सेट डी में जो प्रश्न क्रमांक है वो है 88वां, सीरीज नंबर सीरीज वाला प्रश्न है ये। ठीक है, बड़ा आसान, या फिर कह सकते हैं उतना आसान तो नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग जरूर था, इंटरेस्टिंग था बहुत। चलिए इसको पहले करेंगे अपन। नंबर सीरीज ये था कि लुप्त संख्या बताना था 4, 18, 48, 100, और यहां पर ये जो लुप्त संख्या थी इसके बदले क्वेश्चन मार्क था, इसको बताना था 294, और आगे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि यहां तक अगर पैटर्न पता कर लिया तो ये तो पता चली जाएगा, मुझे उसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें पैटर्न क्या है आपको देखना पड़ेगा कि इनके बीच का गैप क्या है, गैप से तो छोड़िए, देखिए जैसा भी, या तो गैप क्या है, या तो क्या पैटर्न फॉलो करके, मतलब कुछ वर्ग करके कुछ जोड़ रहा है क्या। तो पहले तो एक चीज समझिए, ये 4 मुझे जब भी दिखाई देता है ना तो मैं इसको 2 का वर्ग समझता हूं, तो समझ लिया 2 का वर्ग। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको देखूं कि भैया क्या ये 3 का वर्ग है, क्या ये 3 का वर्ग है, नहीं, 3 का वर्ग के साथ में ये गुणित 2 है। ठीक है, मतलब क्या किया था कि 4 का वर्ग करने के लिए इसने 2 का वर्ग गुणित 1 किया, फिर अगली संख्या में 3 का वर्ग गुणित 2 किया,
फिर इसको हमने देखा पैटर्न, तो ये 4 का वर्ग गुणित 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 चौक 16 और 16 तिया 48। वैसे ही देखिए एक एक संख्या को बढ़ा रहा है वर्ग करते हुए, और जिससे गुणा कर रहा है उसको भी एक एक बढ़ा रहा है, ये पैटर्न है इसमें। अगला जब करेंगे तो 5 का वर्ग लेंगे, पिछला क्योंकि 4 का वर्ग लिया था, और जो गुणा 3 से हुआ था वो इसमें हो जाएगा गुणा 4 से, ठीक है। तो 5 25 और 25 चौक 100। तो यहां पर क्या पैटर्न फॉलो होगा, 6 का वर्ग गुणित 5, मतलब 36 गुणित 5, ठीक है। 6 पंचे 30, ये हो गया हासिल आई 3, 5 तिया 15 और 18, 180 आंसर। बड़ा आसान प्रश्न था, मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर, ठीक। अगला 9वां प्रश्न मैथ्स का, मैथ्स का 9वां प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। क्रमचय संचय वाला प्रश्न था, हो सकता है थोड़ा सा टफ हो, लेकिन उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, देखिएगा कोई दुविधा नहीं रहेगी इस संबंध में आपको। क्लियर है, देखिएगा प्रश्न क्रमांक 89, मतलब प्रश्न क्रमांक 9, ठीक है, सेट डी में 89। चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, सो दैट डायरेक्ट आंसर बता दिया ऐसा नहीं होगा, आपको प्रॉपर रीजन समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा आंसर उसने लिया हुआ है, ठीक है। अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर, देखिएगा प्रश्न क्रमांक 9 मैथ्स का, 2nc3 का अनुपात लिया हुआ है nc2 का, और ये दिया हुआ है 44:3। ये आपका प्रश्न है, तो n का मान बताना है यहां से, ठीक है, n का मान बताना है, ये आपका प्रश्न है इसमें। क्लियर, अब देखिए ये इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, मतलब एनसीआर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर एनसीआर का फॉर्मूला नहीं पता तो नहीं बनेगा। ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है फॉर्मूला। और फैक्टोरियल मतलब जैसे अगर मैं बात करूं कि भैया 8 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो ये होता है 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, मतलब किसी भी संख्या का फैक्टोरियल एक एक कम करके एक तक जाते हैं गुणा करते हुए। जैसे अगर मैं बोलूं 4 का फैक्टोरियल तो होता है 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, ऐसा। क्लियर, अब देखिए यहां पर करते क्या है, 2nc3 दिया तो इसको एक्सपांड करूंगा मैं, तो एक्सपांड करने से क्या होगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। क्लियर, अनुपात दिया दोस्तों, अनुपात, चलो अनुपात ही ले लेते हैं, n अनुपात, माफ कीजिए, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, और बट बराबर में वो चल ही रहा है, उसको देखेंगे बाद में, चल ही रहा है वो, ठीक। अब अगले स्टेप के तौर पे, अगले स्टेप के तौर पे क्या करते हैं, एक एक कम करने का है। नीचे जब तक हमको n दिखाई दे, नीचे से n हटाना है, हमारा पर्पस इसमें ऐसा होता है। तो ऊपर को तब तक हम माइनस करते जाएंगे एक एक, देखिए फैक्टोरियल का मतलब वही कहा था, एक एक माइनस होते जाता है, ठीक। तो ऊपर वाले को कैसे करूंगा, 2n गुणित 2n माइनस 1, ये कर दिया एक कम। अगला हो जाएगा 2n माइनस 2, फिर ये आ जाएगा 2n माइनस 3, स्टॉप कर दीजिए, फिर एक एक कम होते जाएगा, 2n माइनस 4 2n माइनस 5, तो नहीं करना है, यहां तक रोक दिया तो फैक्टोरियल लगा दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी आपका क्या था, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर से हटाने की कोशिश करना होता है, तो मैंने हटाने की कोशिश की है, इससे ये हुआ कि ये और ये कट गया, डिनोमिनेटर का जो n आ रहा था हट गया। अनुपात क्या चल रहा है, अनुपात चल रहा है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो देखिए यहां पर n माइनस 2 है, इसको भी n माइनस 2 बनाऊंगा, कैसे, पहले तो इसको n लिखूंगा, फिर n माइनस 1 लिखूंगा, फिर n माइनस 2 लिखूंगा, स्टॉप, फैक्टोरियल लगाकर, ठीक है, क्योंकि अभी वो तो चलता जाएगा, कितना माइनस हो रहा है तो नहीं पता ना, तो जहां तक रोक दिया वहां पर अभी और गुंजाइश है, क्योंकि एक आया नहीं है, गुंजाइश है, तो फैक्टोरियल लगा दिया। क्लियर, यहां पर 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, देखिए हट गया यहां से भी डिनोमिनेटर से, और राइट साइड में तो वो चल ही रहा है जो ये चल रहा था। क्लियर, वो अनुपात को हम बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमारा क्या बचा है, देखिए अनुपात मतलब भाग करना, इसको इससे भाग दे देते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए 2n माइनस 1 2n माइनस 2 बटे 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल के 3 गुणित 2 गुणित 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, इसको लिख दिए, ठीक, बटे ये पूरा आएगा। अब बटे जब ये पूरा आएगा तो ये वाला जो आपका टर्म है ये आएगा नीचे, n इंटू n माइनस 1, और ये जो 2 है चला जाएगा ऊपर, ऐसा ही होता है। इसके नीचे इसको लाना है ना भाग करते, क्योंकि अनुपात है, तो अंश और हर बटे अंश और हर, तो जो सबसे नीचे वाला हर रहता है वो चला जाता है ऊपर,
और ये वाला आ जाएगा नीचे। क्लियर? तो देखिए क्या क्या कट रहा है, यहां से एक n कट जाएगा, यहां से 2 और 2 कट जाएगा, और बराबर में 44/3 चल रहा है। अनुपात मतलब वही बटे होता है, ठीक है। तो देखिए और मैं क्या काट सकता हूं, यहां का 3 और यहां का 3 काट दिया, यहां का 2 और यहां का 44 से 22 काट दिया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। अब बचा क्या मेरे पास, बचा है ये 2n-1 2n-2 बराबर, ठीक है। और नीचे भी क्या बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है n-1 बचा हुआ है मेरा। अभी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि देखिए 2n-1 है, यहां पर n-1 है, इसको कैंसिल मत कर दीजिएगा। कैंसिल जो मल्टीप्लीकेशन में रहता है सिर्फ वही होता है, ये चीज आप ध्यान में रखिए। बराबर 22 चल रहा है, सिर्फ 22/1, क्योंकि 3 तो कट चुका है। तिर्यक गुणा करना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, एक आपको समीकरण मिलेगा, ठीक है। आपको एक समीकरण मिलेगा, और वो समीकरण रहेगा, देखते हैं। तिर्यक गुणा करिए तो क्या मिलेगा, 2n, एक का गुणा इसके साथ तो यही मिलेगा, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 2n का गुणा इसके साथ जब करेंगे तो 2n × 2n हो जाएगा 4n², 2n का गुणा -2 के साथ हो जाएगा तो -4n, ठीक है। फिर इसका गुणा, माफ कीजिए, -1 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ तो -2n, और -1 -2 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 गुणा किए, ठीक, बराबर 22 का गुणा इसके साथ मतलब 22n ऋण 22, ठीक है। ये आपको मिला। अब यहां पर से देख लीजिए n वाले टर्म, मतलब सभी टर्म को एक साथ अगर रखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये 4n², 4 और 2 6 हो गया ऋण में, क्योंकि ऋण ऋण धन हो जाता है, और ये रहेगा ऋण 6। अब जब 22 इधर जाएगा तो वो भी ऋण 22 हो जाएगा, क्योंकि n है, n के साथ n वाला टर्म ही जुड़ेगा, तो ऋण 6n और ऋण 22n हो जाएगा ऋण 28n, और इधर का ऋण 22 उधर जाके धन 22 हो जाएगा, और धन 2 के साथ जुड़ जाएगा, हो जाएगा 24 बराबर 0। 4 कॉमन कर लीजिए, 4 कॉमन कर लीजिए, तो 4 हो गया कॉमन, 4 7 28, 7n, और 4 छक्का 24 बराबर 0। तो ये आपको एक समीकरण मिल गया जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में क्या कहते हैं उतना ध्यान में नहीं आ रहा है, ये समझ में आ गया आपको। ये समीकरण आपको मिल रहा है जिसको हमको हल करना होता है तोड़कर। कैसे कि यहाँ पर जो 6 संख्या है, मतलब जो संख्या होती है उसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड ऐसा होना चाहिए कि जिनका जोड़ या घटाना ये वाली संख्या आना चाहिए, और उसकी गुणनफल ये आना चाहिए। तो इस तरीके से हम जोड़ेंगे अगर, मतलब करेंगे अगर गुणनखंड, तो n² -6n -n, तो 6 एकम 6, क्योंकि एक n है यहाँ पर, और यहाँ पर 6, 6 एकम 6 हो गया, और ऋण ऋण धन धन भी हो गया, और ऋण 6 और ऋण 1 7 भी हो गया। ये देखिए सारी कंडीशन फुलफिल, तो ये हो गया, टूट गया। यहां पर से n कॉमन करोगे आप तो n -6, और यहां से -1 कॉमन करना पड़ेगा तो n -6, ठीक। तो यहां पर से एक फैक्टर मिल रहा है n-1, यहां पर से एक फैक्टर मिल रहा है n-6 बराबर 0, मतलब n का मान 1 भी आएगा और 6 भी आएगा, n का मान 1 भी आएगा और 6 भी आएगा। तो आंसर आपको कैसे डिसाइड करना है, ऑप्शन में 1 भी दिया है 6 भी दिया है, 1 भी दिया है 6 भी दिया है, तो आंसर में आ जाएगा आंसर ई, आंसर ई हो जाएगा इसका, इस वाले प्रश्न का। क्यों? क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन है, तो इस कारण आंसर ई हो गया इसका। क्लियर है? क्लियर है क्या दोस्तों? चलिए, तो ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि एक्सप्लेनेशन आपको नोट करना चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न मैथ्स का मैं आपको यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, एवरेज का, औसत का। बहुत ही आसान प्रश्न एवरेज का यहां पर मैं आपको देने वाला हूं। चलिए देखिएगा, औसत का प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न। यदि m संख्याओं का औसत n है, n संख्याओं का औसत m² है, माफ कीजिए, m संख्याओं का औसत n² है और n संख्याओं का औसत m² है, तो m + n संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पहले तो आपको औसत पता होना चाहिए कि औसत बराबर जो भी संख्याएं दी हुई होती है सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, आंकड़ों की संख्या, ठीक है, ये आपका होता है। तो जो भी दिया है उसको आप लिख लीजिए। पहली कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि m संख्याओं का औसत n² है, तो औसत की जगह पे n² रख दीजिएगा। योग नहीं पता है ना, तो क्या करेंगे, योग कितनी संख्याओं का, m संख्याओं का। देखिएगा पहले m संख्याओं का औसत n² है, तो पहले तो m संख्याओं का योग लिया होगा, जो हमको नहीं पता है, तो योग m संख्याओं का बटे कितनी संख्या है, m संख्या, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, n संख्याओं का औसत m² है,
तो औसत की जगह पे m स्क्वायर कर देना, योग कितना n संख्याओं का, तो यहां पर योग n संख्याओं का कर देना बटे n संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। अब पूछा है m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों, m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अब दोनों को मिलाकर m और n जो अलग अलग थे उनका मिलाकर औसत क्या होगा वो पूछ दिया है। तो देखिए औसत बराबर जो पूछा है वो m प्लस n संख्याओं का औसत बराबर m संख्याओं का योग धन n संख्याओं का योग बटे m प्लस n। कुल संख्याओं का योग मतलब m प्लस n, जितनी संख्या उनको कुल मिलाकर कितनी संख्या है m संख्या और n संख्या है, कुल मिलाकर इतनी संख्या हो जाएगी। यही तो आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो देखिए योग की जगह पे क्या करूंगा, m संख्याओं का योग और n संख्याओं की योग की जगह क्या करूंगा, यहां पर से मैं निकाल लूंगा m संख्याओं का योग कितना होगा, कहां से, यहां से m संख्याओं का योग बराबर m का गुणा इसके साथ हो जाएगा, मतलब mn स्क्वायर, mn स्क्वायर। m संख्याओं का योग आ गया mn स्क्वायर। वैसे ही n संख्याओं का योग यहां से निकाल लूंगा, n संख्याओं का योग बराबर n का गुणा इसके साथ हो जाएगा n m स्क्वायर। अलग अलग है, देखिएगा ध्यान से, ये m n स्क्वायर है और ये n m स्क्वायर है। अब यहां पर मैं पुट कर दूंगा इसे m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर बटे m प्लस n। यहां पर से मैं क्या करूं, m n कॉमन कर लूं, m n कॉमन कर लूं क्योंकि दोनों में दिखाई दे रहा है, m n कॉमन करूंगा तो बचेगा n प्लस m, और नीचे ये m प्लस n तो पहले से है, ठीक, कैंसिल कर दो, क्या फर्क पड़ता है, आखिरी में क्या बचा mn, सिर्फ बचा mn, और mn जो है ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में। तो इस वाले प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी होता। तो ये थे मैथ्स के 10 प्रश्नों का दोस्तों एक्सप्लेनेशन आंसर की। क्लियर है, तो देखिएगा, मैच करिएगा जो भी मैंने आंसर बनाए हैं उसके साथ में, ठीक है। ऑल द बेस्ट। मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है कि आप में से सभी का ये फर्स्ट स्टेज जो है बीपीएससी का वो क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।